गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक पंडित नेहरू का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम आज देखेंगे नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में विचार। हमने हमारी पिछली कक्षा में नेहरू के राष्ट्रवाद के संबंध में विचार देखे, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता उनका मूल प्रेरणा स्रोत है, विविधता में एकता और उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन और सांप्रदायिकता के प्रबलतम विरोधी के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया। और मैंने आपको पहले कहा था कि नेहरू ने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने का बड़ा गर्व है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना है कि नेहरू राष्ट्रवादी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। नेहरू एक विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज देखेंगे हम कि क्या नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद के रूप में अपने जो विचार हैं उनको स्पष्ट करते हैं। देखिए, नेहरू महान राष्ट्रवादी होने के साथ साथ महान अंतर्राष्ट्रवादी भी जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर काल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख किया था। देखिए, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था और उस दौरान हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय तत्कालीन जो वैश्विक परिस्थितियाँ थी, वैश्विक जो माहौल था, उसको देखते हुए इन्होंने उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उसको उन्मुख किया, उसकी तरफ उसको प्रेरित किया। उनका विचार था कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, पूरा विश्व एक माहौल में बन चुका है, हर चीज़ का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है, मनुष्य के विचार एक रूढ़ि पर आधारित हैं जिसका आज कोई कीमत नहीं है, उसका राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हमें भी अंतर्राष्ट्रवादी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये समय की मांग है। हर चीज़ अंतर्राष्ट्रवादी हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार पूरी तरह से प्रबल हैं। नेहरू ने मानवतावादी और बौद्धिक आधारों पर अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया। मैंने उनको पहले ही बताया कि नेहरू एक महान मानवतावादी दर्शन के बहुत बड़े प्रेरक या उसके समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं, और इसका जो अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन उन्होंने मानवतावादी और बौद्धिक आधार पर समर्थन किया है। नेहरू राष्ट्रों के मध्य सद्भाव, सहयोग और मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को आवश्यक मानते थे। वो किसी भी प्रकार के शक्ति संघर्ष, युद्ध, तनाव को स्थान नहीं देते हैं। वो हर राष्ट्र के मध्य सद्भाव, सहयोग और मित्रतापूर्ण संबंधों की वकालत करते हैं। उनका यही मानना है कि हम शांतिपूर्ण रहकर हमारे जो भी उद्देश्य उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। आप देखिए, 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में नेहरू ने कहा था कि भारत की विविध समस्याएं विश्व के विभिन्न देशों की समस्याओं से मिलती जुलती हैं, अतः इन समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि हम एक ब्रिटिश औपनिवेशिक थे और दुनिया में तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे सभी एक साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे, उपनिवेश शक्तियों के अधीन थे। तो स्वाभाविक है कि उपनिवेश शक्ति किसी भी देश का शोषण करती है, अत्याचार करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। तो जो समस्या है वो साझी है, चाहे वो गरीबी हो, अशिक्षा हो, बीमारी हो, निर्धनता, जो भी समस्या है वो सबकी साझी है। तो हमें सब मिलजुल कर एक काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जब साझी समस्या है तो साझी एक प्रकार से विरासत मिली हुई है, तो हमें साथ रहकर, साझे रहकर हमें इन समस्याओं का निदान और हल ढूंढना चाहिए। नेहरू अंतर्राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक मानते थे कि विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो, कोई भी राष्ट्र गुलाम नहीं हो, किसी भी राष्ट्र किसी के अधीन नहीं हो, सभी राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता, अपने देश का भाग्य निर्धारण करने की पूरी आज़ादी मिले। इसलिए सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि नेहरू ने यही किया अपने जीवन में। हम केवल भारत स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्र रहकर हम हमारे देश की जो समस्या, चुनौतियों समधान करने में लगे, ऐसा नहीं है। नेहरू ने हमेशा से ही एशिया अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के लिए पुरजोर ढंग से मांग उठाई, उनकी वकालत की, और विश्व के लोकतांत्रिक देशों के द्वारा ऐसी जो भी उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी उन पर ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाया कि उनको स्वतंत्र किया जा सके। हमारा जो दृष्टिकोण था, या नेहरू का जो ये उदार दृष्टिकोण है, वो टैगोर के समन्वयात्मक विश्ववाद और गांधी के विश्व बंधुत्व की भावना से बेहद प्रभावित था। क्योंकि गांधी और नेहरू टैगोर का नेहरू पर बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो देखिए, अपना जो अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में जो विचार हैं वो किस प्रकार से उन्होंने ये विचार को किस नीतियों के माध्यम से इसको लागू करने का काम किया है। तो सबसे पहले देखते हैं
कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। अब आप देखिए, गुट निरपेक्षता के बारे में आप पिछले कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या है गुट निरपेक्षता। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखते हैं कि दुनिया दो बड़े गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ है अमेरिकी गुट, दूसरी तरफ है सोवियत संघ गुट। अब सोवियत संघ जो गुट है वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला है, और अमेरिकी गुट है वो पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा वाले विचार को लेकर चलने वाला है। अब ये दोनों साम्यवादी और पूंजीवादी एक दूसरे के विपरीत गुट हैं, एक दूसरे के प्रति एक प्रकार के दुश्मनी गुट हैं, मतलब विरोधी विचारधारा है जो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं सुहाते हैं। अब भारत जैसे और कुछ अन्य भी देश थे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, नए नए स्वतंत्र हुए थे, कई सैकड़ों वर्षों की गुलामी भुगत कर स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र हुए तो देखा कि दुनिया तो बहुत बड़े गुटों के मध्य बंटी पड़ी है, और दोनों बड़ी गुटों के मध्य ये आपस में इस प्रकार की शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, और शीत युद्ध आरंभ हो चुका है। तो क्या करें ना क्या ना करें। तो भारत ने ये सोचा कि हमने बड़ी मुश्किल से तो स्वतंत्रता प्राप्त की है, और आज हम किसी भी गुट में शामिल हो गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम स्वतंत्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, हो सकता है कि अगले पल में वो हम स्वतंत्रता खो दें। इसलिए नेहरू ने सोचा, क्योंकि हमारे देश की विदेश नीति के निर्धारक पंडित नेहरू हैं, जिन्होंने लंबे समय तक 1947 से 1966 तक हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, इस देश का नेतृत्व किया। तो इन्होंने ये सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम किसी भी गुट में शामिल हुए तो हमारी स्वतंत्रता गई। ठीक है, क्योंकि फिर हमें उसी शक्ति के अधीन रहना पड़ेगा, जो जैसा कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर हम हमारी स्वतंत्रता की आवाज़ न उठा सकते न मांग कर सकते, तो हमें पुनः एक प्रकार से गुलामी की ओर धकेलने जैसा ये काम होगा। इसलिए क्या तय किया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। गुट निरपेक्ष मतलब दोनों गुटों से बिल्कुल दूर रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होंगे, न अमेरिकी गुट में होंगे न सोवियत गुट में रहेंगे। हम दोनों गुटों से बराबर की दूरी बनाकर चलेंगे और दोनों से मित्रवत व्यवहार रखेंगे। ये बात हमने तय की है। ठीक है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल संसार के किसी भी कोई भी घटनाक्रम से कोई लेना देने नहीं, बिल्कुल तटस्थ या चुपचाप वाणी नीति नहीं है। हमने ये भी कहा, पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया है कि हमारी जो गुट निरपेक्ष नीति है वो बिल्कुल तटस्थता की नीति भी नहीं है। बिल्कुल कहा कि अगर विश्व में कहीं भी अशांति का काम होगा, विश्व में कहीं भी संघर्ष होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे कि आपने जो भी काम किया ये बिल्कुल शांति के लिए उपयुक्त नहीं है, विश्व शांति के लिए खतरा है, और आप जो भी इस प्रकार का काम करता है उसकी भर्त्सना करेंगे, उस पर दबाव बनाने का काम करेंगे। आई बात समझ में। इसलिए गुट निरपेक्ष नीति कोई एक प्रकार से कोई तटस्थता की नीति नहीं कह सकते, या बिल्कुल किसी प्रकार अलगाव की नीति भी नहीं कह सकते। यूँ उसको पूरी तरह से क्या है कि विश्व स्तर में जो कुछ भी शांति के लिए खतरा करने का कदम उठाया जाएगा, हम उसकी भर्त्सना करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हम हमारी आंतरिक चुनौतियाँ, आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर ये रहेगा कि हम दुनिया से बिल्कुल, दोनों गुटों से बिल्कुल दूर रहते हुए काम करें। तो आप देखेंगे कि जो जिस प्रकार से गुट निरपेक्षता नीति को नेहरू ने, और साथ ही साथ युगोस्लाविया के जो मार्शल टिटो हैं, या फिर घाना के नक्रुमा है, और जो इंडोनेशिया के सुकर्णो है, मिस्र के नासिर हैं, इन सभी इन प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर तीसरी दुनिया के देशों को इन महाशक्तियों की होड़ से बचाने के लिए हमने इस गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा एक नया आदर्श पेश किया, जो विश्व में हमारी एक वैश्विक पहचान बनी कि भारत के द्वारा जिस प्रकार से इस नीति का जो पालन किया गया वास्तव में काबिल तारीफ है, और विश्व को एक बहुत बड़े शक्ति संघर्ष से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप एक पल के लिए सोच सकते हो कि अगर ये गुट निरपेक्षता की नीति का हमने प्रतिपादन नहीं किया होता, उसके बारे में कुछ हम आगे नहीं बढ़े होते, तो आज कह पाना मुश्किल होता कि हम कहाँ होते, हमारा क्या अस्तित्व होता है। क्योंकि हम हमारे पड़ोसी में नज़र डालिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान तुरंत, क्योंकि ये कमज़ोर राज्य है, और कमज़ोर राज्य हमेशा शक्तिशाली राज्य का सहारा लिए बिना चल नहीं सकता, तो तुरंत अमेरिका की गोद में चला गया। आज देखिए, वहाँ ना तो लोकतंत्र है और ना किसी प्रकार की विकास है, कुछ भी नहीं, अराजकता का माहौल बना हुआ उस राज्य में। तो हमने ये गुट निरपेक्षता की नीति जो विश्व के लिए और तीसरी दुनिया के विशेषकर देशों के लिए हमने जो ये अपना एक, उन्होंने इस नीति का प्रतिपादन किया, जो नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण विशेषता को झलकाता है। तो देखिए, मैं एक बार पुनः स्मरण करता हूँ कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय तक विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी नामक दो ऐसे परस्पर विरोधी सैनिक गुटों में बंट चुकी थी, जिनके मध्य संघर्ष और अनिवार्य युद्ध प्रतीत होता था। विश्व शीत युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण से गुजर रहा था। दोनों ही गुटों
में शस्त्रों की होड़ और सैनिक संगठनों की स्थापना में व्यस्त थे। प्रत्येक नव स्वतंत्र राष्ट्रों की गंभीर दबाव बना रहा था कि वे उसकी सदस्यता को स्वीकार करें। मतलब इन जो नए नए राज्य स्वतंत्र हो रहे थे एशिया के, अफ्रीका के, तो इन देशों को पूरी तरह से दबाव बनाता है कि आप हमारे गुट में आइए, आप हमारे गुट में आइए। तो फिर हमें पता था कि इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम बिल्कुल गुट निरपेक्ष एक प्रकार के आंदोलन चलाएं या गुट निरपेक्ष देश के रूप में रहकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो आपको पता होगा कि हमने लगभग 1948 में ही कोशिश शुरू कर दी थी और 1955 में जो इंडोनेशिया के बांडुंग में एशियो अफ्रीकी जो सम्मेलन बुलाया गया था, जो एशिया और अफ्रीकी देशों के जो एकता को कायम करने के लिए और अपनी जो समस्या है उनको सुलझाने के संबंध में ये जो बहुत बड़ा नेहरू ने कदम उठाया था। तो ये इसकी गुट निरपेक्षता की नीति को स्पष्ट करता है। नेहरू ने अफ्रो एशियाई के नव स्वतंत्र और आर्थिक सैनिक दृष्टि से कमजोर देशों को गुट निरपेक्षता का विचार रखा। नेहरू के अनुसार इस नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेंगे। यह है इसका गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का मूल मंतव्य। अब गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना में ये कहा गया है, क्योंकि देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी है और एक दूसरे आलोचक है। तो गुट निरपेक्षता की जो आलोचक है वो कहते हैं कि ये एक प्रकार से अयथार्थवादी है, अवास्तविक है, अवसरवादी है, तटस्थतावादी है, निष्क्रिय नीति है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो खुद कहता था कि ये तीसरी कौन सी गुट निरपेक्षता नीति है। हम तो ये सोचते हैं कि या तो आप हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन के साथ हो, तीसरा कोई नहीं है। तो लेकिन नेहरू का मानना था कि गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म तत्कालीन विश्व की यथार्थवादी परिस्थितियों से हुआ है, जो उस समय सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने जो जिस प्रकार की स्थिति थी उसी के अकॉर्डिंग ये हमने इस नीति का निर्माण किया है। और इसका उद्देश्य किसी प्रकार के शक्ति संघर्ष को बढ़ाना, तनाव, युद्ध को पैदा करना नहीं है, बल्कि क्या है, विश्व शांति को बढ़ावा देना, साथ साथ अपने राष्ट्र हितों में वृद्धि करना। तथा गुट निरपेक्षता की नीति को तटस्थता की नीति भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व राजनीति और घटना चक्र के प्रति उदासीनता या निष्क्रिय की नीति नहीं है कि जो कुछ भी विश्व में कहीं भी हो रहा है हम चुपचाप बैठे, वो भी ये नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति विश्व स्तर पर स्वतंत्रता, न्याय और शांति के मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की नीति है। आई बात समझ में कि हम स्वतंत्रता के लिए, हम न्याय के लिए, शांति के लिए और जो हमारे जो मानवीय मूल्य है उनकी पूरी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए और पूरे विश्व के देशों को ये दिलाने का पूरा हम काम करेंगे। नेहरू ने 1949 में सीनेट, अमेरिकी सीनेट में कहा था कि जहाँ स्वतंत्रता के लिए संकट मौजूद होगा, न्याय को धमकी दी गई हो अथवा आक्रमण किया गया हो, हम वहाँ न तो तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1949 में अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू ने वहाँ की जो कांग्रेस को संबोधित किया तो सीनेट में कहा था उन्होंने कि हमारी जो गुट निरपेक्ष नीति क्या है कि जहाँ विश्व में कहीं भी स्वतंत्रता के लिए संकट मौजूद हो गया हो या न्याय के खिलाफ धमकी दी गई हो, आक्रमण किया गया हो, तो वहाँ न तो हम चुप बैठेंगे, न तटस्थ रहेंगे और न तटस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार से हम वहाँ चुपचाप रहने वाले नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अतः गुट निरपेक्षता की नीति मूलतः एक सकारात्मक और गतिशीलता की नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, और विश्व शांति में अंतर्राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित के मध्य शांतिपूर्ण तरीकों से औचित्यपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए निरंतर क्रियाशील रहने वाली हमारी नीति है। आई बात समझ में कि विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारे जो भी इंटरनेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट है उनके मध्य इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीकों से उनको प्राप्त करने का और निरंतर क्रियाशील रहने का हमारा प्रयत्न है। गुट निरपेक्षता की नीति का महत्व यह है कि अंत में दोनों ही शक्ति गुटों ने इस गुट निरपेक्ष नीति की सराहना की। आपको पता चलेगा कि जब हमने इस नीति को लागू किया तो दोनों गुटों ने इसके संबंध में अपने जो अविश्वास को व्यक्त किया था, लेकिन जब अब देखते हैं कि शीत युद्ध का जब अंत हुआ तो दोनों शक्ति गुटों ने इस बात की पूरी तरह से प्रशंसा की, सराहना की कि वास्तव में गुट निरपेक्ष नीति ने दुनिया को बहुत बड़ी एक संकट से बचाया और उन्होंने भारत सहित विभिन्न गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को बिना शर्त आर्थिक और तकनीक सहायता देना पसंद किया, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो। तो इस नीति को कुछ मौक़ों पर देखा जाए तो विश्व को आणविक युद्ध या परमाणु युद्ध से भी या परमाणु युद्ध के खतरे से भी बचाने का काम किया गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी देन मानी जाती है गुट निरपेक्षता की नीति। अगला है पंचशील। देखिए, पंचशील गौतम बुद्ध द्वारा एक प्रयुक्त शब्द है जो मनुष्य द्वारा व्यवहार में अपनाने योग्य 5 नैतिक नियमों को संकेत करता है। गौतम बुद्ध ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार में इस प्रकार के 5 नैतिक नियमों का पालन करें तो अपने जीवन का वो विकास कर सकता है।
तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू ने इनसे प्रेरित होकर विश्व राजनीति के संदर्भ में पंचशील के सिद्धांतों को ऐसी आचार संहिता के रूप में प्रस्तुत किया जिसे व्यवहार में अपनाकर राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि में अपना योगदान दे सकता है। कि अगर इन सिद्धांतों के पालन करें तो विश्व में कहीं पर भी शक्ति संघर्ष नहीं होंगे, कहीं पर संकट नहीं आएंगे, कहीं पर भी युद्ध तनाव के वातावरण या बादल नहीं उमड़ेंगे, अगर इसको अपन व्यवहारिक तौर पर स्वीकार कर सकें तो देखिए, जो पंचशील के सिद्धांत, इनकी घोषणा 1954 में हमारे पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा एक समझौते के अंग के रूप में स्वीकार की गई थी। और फिर इसको हम देखते हैं कि धीरे धीरे तीसरी दुनिया के सम्मुख हमने ये आदर्श रखा, और यही नहीं, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सामने भी ये प्रस्ताव पारित करके पूरे विश्व के देशों को ये आह्वान किया कि इस पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किए, जो अपने राजनीतिक आचरण में इन 5 नैतिक नियमों को पालन करने से विश्व की मानवता को युद्ध जैसे और अशांति जैसे खतरों से बचाया जा सके। तो किस प्रकार के वो 5 अपने सिद्धांत हैं? पहला है प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान, कि हर देश अपनी जो अखंडता है और प्रभुसत्ता उसका सम्मान करते हुए किसी भी देश की मतलब प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं करें, सबका सम्मान करें, सबको समान मानते हुए और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण, कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करें, मतलब कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, इंटरफेयर नहीं करें। अगर इंटरफेयर करने से उसकी राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़ी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चौथा बताया कि पारस्परिक समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ की नीति का पालन करें, मतलब हर देश में अपनी जो भी आवश्यकता है उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, समानता को देखते हुए आपस में एक दूसरे के लाभ की नीति का अनुसरण करें। और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, मतलब जियो और जीने दो की नीति का पालन करते हुए कि किसी भी प्रकार से आप भी अपना शांतिपूर्ण मार्ग अपनाते हुए अपने देश के विकास की तरफ बढ़े और हर देश इस प्रकार की नीति का पालन करें। तो ये इस प्रकार के 5 सिद्धांतों की बात की गई है पंचशील के सिद्धांत में। ये विश्व के सभी देशों को अपनाने की जो पहल की है और उसके संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं नेहरू के द्वारा, इन सिद्धांतों को पालन करते हुए हम सभी राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व के सभी देशों को अपने विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि नेहरू का जो अपना दृष्टिकोण है वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रवादी है, और इस संबंध में वो अपने जो विचार प्रतिपादित करते हैं वो एक महान है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और जो नस्ली भेदभाव है उनके खिलाफ अपनी पुरजोर आवाज़ उठाते हुए विश्व में शांति पहल की जो बात करते हैं, ये विचार बेहद ही अनुकरणीय है, जो अपने नेहरू के द्वारा अंतर्राष्ट्र के संबंध में इन विचारों को प्रतिपादित किया गया।